मनोज बहुत ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था, जिसकी शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। सुमन मनोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुमन जहाँ अमीर घर से थी तो वहीं मनोज गरीब घर का लड़का था। सुमन जहाँ चांद सी सुंदर थी तो मनोज घृण की तरह काला था, जिस वजह से सुमन मनोज से दूर दूर रहा करती और उसको अपने पास भी नहीं आने देती। एक दिन मनोज गुलाब का फूल लेकर सुमन के पास आता है और उससे कहता है, देखो सुमन, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे बालों पर बहुत सुंदर लगेगा। ये देखकर सुमन जोर जोर से हंसने लगती है। मनोज उसे हंसते हुए देखता है तो उससे इसका कारण पूछता है। अरे क्या हो गया, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे मुंह पर कुछ लगा है क्या? नहीं, मैं तो ये देखकर हंस रही हूँ क्योंकि तुम इस गुलाब के साथ किसी काले भंवरे की तरह लग रहे हो। सच में कोई इतना काला कैसे हो सकता है? सुमन ये बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है, पर मनोज को तो ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सच में बहुत ही प्यार से सुमन के लिए गुलाब लेकर आया था, लेकिन सुमन को तो उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ऐसे एक दिन मनोज अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाता है और ऑफिस के दोस्त उसकी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। सच में मनोज, तेरी तो किस्मत काफी चमक गई। भाभी सच में सुंदर है। हाँ भाई, किस्मत तो तूने पाई है। मतलब ये कि हम इतने सुंदर है, हमें पत्नियां कैसे मिली है, छिपकली जैसी दिखने वाली। और तुझे, आहा, कितनी सुंदर पत्नी मिली है तुझे। कभी कभी लगता है तू मद्रास का हीरो है और वो तेरी हीरोइन। मद्रास के छोड़, तारक मेहता ही देख ले। तू लगता है अय्यर और वो लगती है बबीता। लेकिन ध्यान रखियो भाई, कहीं बीच में जेठालाल ना आ जाए। और क्या पता इस बार बबीता जेठालाल से सेट हो ही जाए। वैसे जो भी कहो, तेरी बीवी है तो सुंदर। मनोज को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वहीं सुमन सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। सुमन मनोज की लाज न रखते हुए उसके दोस्तों से कहती है, आपके दोस्त की किस्मत चमक गई तो क्या हुआ, मेरी तो बर्बाद हो गई ना। मेरे पिताजी बीमार थे और उन्होंने मनोज का व्यवहार देखकर उसे पसंद कर लिया, इसलिए उन्होंने मेरी शादी मनोज से करवा दी। अब आप बताइए, सुंदर लड़की को कोई सुंदर लड़का मिलना चाहिए था ना, और कहाँ मैं एक काले नाग के साथ रह रही हूँ। सुमन की ऐसी बातें सुनकर मनोज के दोस्त भी सुमन का व्यवहार देखकर अजीब सा महसूस करते हैं। उन्हें लगा था कि सुमन की सूरत और उसकी सीरत एक ही तरह की होगी, लेकिन वो समझ जाते हैं कि मनोज भले ही काला है, लेकिन उसकी बीवी का स्वभाव मनोज जैसा अच्छा नहीं है। ऐसे ही एक दिन की बात है। मनोज सुमन से कहता है, सुमन, मैं और मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त मिलकर वैष्णो देवी जा रहे हैं और वहाँ मेरी सिम नहीं चलेगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं वहाँ जाकर नई सिम ले लूंगा। अरे, मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूँगी? जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो, उसे छोड़कर कहाँ ही जा सकता है कोई। इसलिए नई सिम लेकर पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 3-4 दिन रुक कर आ जाना। सुमन ये बोलकर पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है। सुमन का ऐसा बर्ताव देखकर मनोज को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करता भी क्या। सुमन मनोज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मनोज भी किसी तरह अपने दिन बस काट ही रहा था। ऐसे एक दिन सुमन शॉपिंग करके लौट रही थी, तभी उसे अपनी सहेली पिंकी मिलती है। पिंकी सुमन को देखकर कहती है, अरे यार सुमन, कैसी है तू? तूने तो शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो क्या हुआ और तू मुझे बता रही है? अरे तूने शादी करके कौन सा बताया? तूने भी तो शादी कर ली है। अरे यार, मेरे पिताजी मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करने के लिए मान गए थे, तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। अब तू जानती है ना कि वो कितना स्मार्ट दिखता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, तो मैंने सोचा कि वो हाथ से ना चला जाए, इससे पहले मुझसे शादी कर लूं। वैसे तेरा पति कैसा दिखता है? मैंने सुना है तूने किसी से अरेंज मैरिज की है। सुमन नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली पिंकी को पता चले कि उसका पति काला है और बहुत बुरा दिखता है, इसलिए सुमन ने पिंकी से झूठ बोला। अरे तुम तो जानती हो ना पिंकी, मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो मेरा पति कोई काला कलूटा कैसे हो सकता है? मेरा पति भी बहुत सुंदर है, कभी मिलवा दूंगी तुझे उससे। कभी की क्या जरूरत है? अरे कल मेरी शादी की सालगिरह है और हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तू अपने पति को लेकर वहीं आ जा। पिंकी ये बोलकर अपना एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। सुमन नहीं चाहती थी कि मनोज पिंकी या उसके किसी भी दोस्त के सामने आए, क्योंकि मनोज काला जो था। सुमन घर आई और मनोज को देखकर उससे बोलती है, सुनो, कल मेरे दोस्त पिंकी की सालगिरह है और मैं उसमें जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वहाँ तुम मेरे साथ जाओ। मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मेरी शादी इतने काले लड़के से हुई है। अगर उन्हें पता चल गया तो कॉलेज के सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे।
तुम मुझसे इतनी शर्म क्यों करती हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं काला हूँ तो क्या हुआ? मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है। अगर मैं इतना ही बुरा होता तो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मुझे कभी नहीं चुनते। देखो, मेरे पिता तो अपनी गलती का अंजाम देकर यहाँ दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जिंदगी मेरी खराब कर दी। इसलिए मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैंने जो तुमसे कहा है बस वो याद रखना, बात खत्म। इतना बोलकर सुमन चली जाती है। अगले दिन सुमन अच्छे से तैयार होकर पिंकी की शादी की सालगिरह में जाती है, लेकिन वो तोहफा छोड़ देती है। जैसे ही मनोज की नजर उस तोहफे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे ये क्या? सुमन तो शादी का तोहफा ले जाना भूल ही गई। अब तो सब लोग उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं ये तोहफा ले जाकर सुमन को दे दूं तो? लेकिन सुमन ने तो मुझे शादी की सालगिरह में जाने से मना करा है। तो मैं क्या करूं? आखिर समझ नहीं आ रहा कुछ। मनोज बहुत सोचता है और फिर ये ठान लेता है कि उसे अपनी बीवी के पास जाकर उसे उसके हाथ में तोहफा पकड़ा देना चाहिए, ताकि सुमन की बदनामी ना हो। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचता है, पिंकी उसे देखकर कहती है, जी आप कौन और आपको किसने बुलाया यहाँ? मेरा नाम मनोज है। मैं यहाँ सुमन का एक तोहफा लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप हो कौन? अब मनोज ना चाहते हुए भी उसको बताना ही पड़ता है कि वो सुमन का पति है। और जब ये बात पिंकी को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। पिंकी मनोज का हाथ पकड़कर सुमन के पास ले जाती है और सुमन से कहती है, सुमन, तुम कॉलेज में भी जब देखो तब अपने गोरे रंग को लेकर कितना इतराया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह झूठ बोलोगी। और क्या हुआ अगर तुम्हारा पति काला है? अगर वो काला है तो क्या हुआ? कम से कम दिल का तो साफ है ना। वो तुम्हारा ही तोहफा देने के लिए आया है। अरे तुम्हारी जैसी दोस्त होने से तो अच्छा है ना कि मेरी कोई दोस्त ही नहीं होती। सुमन को इन सब का जिम्मेदार भी मनोज ही लगता है। इस तरह घर आने के बाद सुमन मनोज पर काफी गुस्सा करती है। तुम खुद को समझते क्या हो? जब मैंने तुम्हें बोल दिया था कि तुम्हें पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम पार्टी में क्यों आए? तुम्हारे आने से हो गई ना मेरी दोस्ती खराब। मैं क्या करता? सुमन, तुम ये तोहफा ले जाना भूल गई थी। अगर तुम ये तोहफा नहीं देती तो तुम्हारी इंसल्ट होती, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं कभी भी तुम्हारी पार्टी में नहीं आता। मेरी दोस्ती और मेरी इज्जत दोनों खराब कर दी तुमने। अब मुझसे तुम कोई बात मत करना, चले जाओ यहाँ से। सुमन गुस्से में मनोज को काफी उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। मनोज भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुमन सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि मनोज उसके पास नहीं था। अरे अब ये कहाँ चले गए? मनोज, मनोज! सुमन बार बार मनोज को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं आता। थोड़ी देर में वो सारे घर के काम कर लेती है, लेकिन फिर भी मनोज नहीं आया। आखिर ये चले कहाँ गए? मैं भी ना क्या सोचती हूँ, जाएंगे कहाँ? यहीं कहीं गए होंगे। थोड़ी देर में खुद ही आ जाएंगे घर। अब सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन मनोज घर पर नहीं आया था। ये देखकर सब कुछ सुमन को अब अपने पति की चिंता सताने लगी थी। आज तो सैटरडे है और उनकी छुट्टी है। वो कहाँ जा सकते हैं? क्या पता, ये कहीं अपने दोस्त के घर गए होंगे। इस तरह एक बार फिर से सुमन बेफिक्र होकर अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। देखते ही देखते 24 घंटे गुजर जाते हैं। ना तो मनोज आता और ना ही उसका कोई कॉल मैसेज। अब सुमन को मनोज की चिंता हो चुकी थी। सुमन मनोज के सारे दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है उन्हें। मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं और मेरी कितनी चिंता करते हैं। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करे। सुमन पिंकी के पास जाती है और पिंकी उसे देखकर कहती है, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम जानती हो ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। जो अपने पति की इज्जत नहीं करती ना, वो मेरे साथ कैसे अच्छा व्यवहार करेगी? पिंकी, तुम्हें मुझसे जितनी भी नाराजगी दिखानी है दिखा लो, लेकिन मेरी मदद करो। मनोज जी कल रात से गायब हैं और कहीं नहीं मिल रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। कहीं उन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया ना? सुमन देखो, तुम मनोज के घर में रहती हो और तुम उसकी पत्नी हो। अगर उसे तुम्हें छोड़ना होता ना तो वो तुम्हें घर से निकालता, ना कि खुद चला जाता। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति का किडनैप हो गया हो? हाँ, ये हो सकता है। सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर थे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी भी करी है। तो हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हारे पति मनोज को किडनैप कर लिया हो। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा पति किडनैप हो गया, अब मैं क्या करूं? सुमन अब काफी चिंता में आ गई थी। तो मनोज का ना तो कॉल लग रहा था और ना ही उसके दोस्त उसका फोन उठा रहे थे।
सुमन मनोज को बहुत याद करती है। उसे उसकी कमी अब महसूस होने लगी थी। उसकी याद में वो खाना पीना छोड़ चुकी थी, लेकिन किडनैपर का कोई कॉल नहीं आया और इस तरह से सुमन पुलिस को फोन करके अपने घर बुलाती है। आप कुछ भी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पर मेरे पति को वापस ले आइए। मैं अपनी सारी जायदाद उन किडनैपर्स को देने को तैयार हूँ। बस मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे सुमन जी, रो क्यों रही है? अरे पुलिस वाले आ चुके हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को हम ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। जिसके बाद पुलिस ये कहकर चली जाती है, लेकिन सुमन के पति का कुछ अता पता नहीं चलता। सुमन मनोज की फोटो को हाथ में लेती है और कहती है, आप जल्दी से वापस आ जाइए। मुझे आपसे अपने सारे गिले शिकवे मिटाने हैं। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे सभी गलतियों की माफी मांगनी है। सुमन ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी उससे तस्वीर की परछाई में मनोज खड़ा हुआ नजर आता है। उस परछाई को देखकर सुमन खुद से कहती है, मैं आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मुझे आपकी तस्वीर में भी आपकी परछाई नजर आ रही है। ये मेरा सपना है शायद, या सच, पता नहीं। मैं सच में तुम्हारे पास हूँ, पीछे मुड़कर तो देखो। अब सुमन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मनोज वहीं पर खड़ा था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है और उसको प्यार से मारते हुए कहती है, मनोज जी कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितना याद किया, कितना रोई मैं आपकी याद में, और आप कॉल भी नहीं कर रहे थे। अरे बाबा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी जाऊंगा। मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम उठने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैं निकल गया। वैसे भी तुम मुझसे गुस्सा थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन बाहर रहूंगा तो तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाए। मनोज जी मुझे माफ कर दो, तुम सच में मेरे लिए बेस्ट हो। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तुमसे करके मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा काम किया है। आज के बाद मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी। मनोज को जब पता चलता है कि सुमन को ये लगा था कि वो किडनैप हो गया है, तो वो उस पर बहुत हंसता है और उसको बेफिक्र होने के लिए कहता है। अब सुमन को मनोज से प्यार हो चुका था और दोनों अपनी जिंदगी में अब प्यार से खुशी खुशी रहने लगे थे।